पहले मैं उदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आधा दर्शन यानी आधी मुलाकात का भाग्य आज सभी मित्रों को तुमने करा दिया, इसलिए मैं उदय को धन्यवाद देता हूँ। समय की पाबंदी होने के कारण ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं डायरेक्ट सब्जेक्ट पे आता हूँ। आज बराबर 4 महीने हो रहे हैं कि ये लॉकडाउन शुरू हुआ। पहले लॉकडाउन में क्लिनिक हॉस्पिटल बंद रखा और उसके बाद में ओपीडी क्लिनिक शुरू हो गया। पंचकर्म शुरू करना या नहीं करना, आज का ये सब्जेक्ट है। तो मैं तो सिंस बिगिनिंग पंचकर्म करते आ रहा हूँ। सिर्फ मैंने लॉकडाउन होने से पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि वमन कर्म नहीं करना है, और क्यों नहीं करना है इसके बाद में काफ़ी बहस बाद में भी हो गई। तो पंचकर्म में सिर्फ वमन, नस्य और तर्पण ये चीज़ें छोड़कर जिन पेशेंट में अवस्था है उन पेशेंट में मैं आज भी रक्तमोक्षण हो, उत्तर बस्ती हो, कटी बस्ती हो, जानू बस्ती हो, निरो बस्ती हो, मात्रा बस्ती हो, सब कर्म हम रूटीनली करते हैं। सिर्फ प्रिकॉशन लेना ये जरूरी है। यदि हम देखें कि शासन ने बार बार सलून को भी परमिशन दी है, और यदि देखा जाए तो उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हमारे मुंह से या नाक से होता है, और फिर भी उनको परमिशन मिली है, तो हम लोग तो उनसे ज़्यादा प्रिकॉशन लेके कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा टेंशन का कोई काम नहीं है। कोरोना में आयुर्वेद से रिजल्ट मिलते या नहीं मिलते ये अभी जनता को भी पता चला है। पूरे वैद्य लोग तो पहले से ही चिल्ला कर कहते आए, सिर्फ शासन को अभी भी पता नहीं चला, वो दुर्भाग्य की बात है। लेकिन हर जगह पर अभी दुनिया भर से आयुर्वेद की मांग हो रही है, और पेशेंट जनता से मांग हो रही है कि हम ठीक होंगे तो आयुर्वेद से होंगे। ये भी सब्जेक्ट अलग है। तो हम शुरुआत से पंचकर्म कर रहे हैं। यदि अवस्था है, जितना टाल सकते हो उतना टाल सकते हो, लेकिन अवस्था है तो करना ही करना है। तो हम शुरुआत से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा पहले सेफ्टी देखनी है और हमारे स्टाफ की सेफ्टी पहले देखनी है। तो ग्लोव्स, मास्क, फेस शील्ड, डिस्पोजेबल गाउन ये पहन के हम डेली ओपीडी निकालते हैं। गौकर सर ने शुरुआत से ही बता दिया है, लेकिन जिनकी ओपीडी छोटी है तो वो लोग किस तरह से करना चाहिए। तो ओपीडी में स्लॉट सिस्टम में या अपॉइंटमेंट सिस्टम से पेशेंट को बुलाना है। अभी हमारी वेटिंग काफ़ी बड़ी है, फिर भी हम करीबन 30% पेशेंट को ही ट्रीट कर सकते हैं। डिस्टेंसिंग यदि मेंटेन करना है तो डिस्टेंसिंग रख के अपॉइंटमेंट दे के डेली ओपीडी करते हैं। जिनमें अवस्था है उनके पंचकर्म करने से पहले पूरा टेबल सैनिटाइज किया जाता है। हर गेट पे फुट ऑपरेटेड सैनिटाइजर, वॉल माउंटेड सैनिटाइजर हमने बिठा के रखे हैं। बाहर थर्मल स्क्रीनिंग होता है, एसओपी चेक किया जाता है, और हमने एक डोर मैट जो होती है वो सोडियम हाइपोक्लोराइड में भिगो के ही हमने डोर पे रखी है। पेशेंट जब शूज बाहर निकालता है, चप्पल बाहर निकालता है, तो उसके ऊपर से आता है और अंदर आने के बाद हाथ सैनिटाइज करके उस जगह पे बैठ जाता है। वहां से वेटिंग से वो जब नंबर आएगा कंसल्टिंग में आएगा तो एक स्टाफ इमीडिएट वो जगह सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्लीन कर लेते हैं। पेशेंट कंसल्टिंग से बाहर जाने के बाद फिर से वो जगह क्लीन की जाती है। पंचकर्म करते हो तो टेबल सैनिटाइज किया जाता है। ओपीडी में पंचकर्म होने के बाद में फिर से वो टेबल सैनिटाइज किया जाता है, और इस प्रकार से पूरी प्रिकॉशन लेकर हम पंचकर्म वहां पर कर रहे हैं। सिर्फ वमन, नस्य और तर्पण छोड़कर। रही बात 3 पॉइंट मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि आज का जो सब्जेक्ट है पंचकर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हर एक ने अभी पंचकर्म करना चाहिए, क्योंकि ये काफी लंबी लड़ाई, कब तक चलेगी आप कोई बता नहीं सकता है। और यदि हमको आगे देखना है और पेशेंट की अवस्था यदि है तो प्रिकॉशन लेके पंचकर्म तुम कर सकते हो। सेकंड थिंग, कोई पेशेंट आते हो तो उसके माथे पे लिखा नहीं होता ये पॉजिटिव है निगेटिव है। और ऐसे हमारे शहर में, हमारे गांव में ऐसे किस्से हुए हैं कि पेशेंट सर्जन के पास ऑपरेट के लिए एडमिट हुआ, उसकी कोविड टेस्ट की गई, टेस्ट निगेटिव आई, सेकंड डे ऑपरेट हुआ, और 4th-5th डे के बाद टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए नासिक में पेशेंट जब शिफ्ट हुआ तो वहां पर कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गई। उसके बाद में उस डॉक्टर को क्वारंटाइन रखा गया, पूरा हॉस्पिटल सील किया गया। तो इंक्यूबेशन पीरियड में यदि है तो ये कोई पहचान नहीं सकता। एक वेबिनार में ये भी चर्चा हुई थी कि हर एक पेशेंट की कोविड टेस्ट करनी चाहिए। तो वो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, खर्च अफोर्डेबल है या नहीं है, ये काफी बात की बात है। लेकिन प्राइवेट में पॉजिटिव टेस्ट आती है, गवर्नमेंट में निगेटिव आती है, गवर्नमेंट में पॉजिटिव आती है, प्राइवेट में निगेटिव आती है। तो ऐसा काफी होता है कि इसलिए ये भी हमको बॉदर नहीं करना है। और थर्ड पॉइंट, अभी जस्ट होने 2-3 दिन पहले 360 का टर्न लेते हुए कहा है कि असिम्टोमेटिक पेशेंट कभी भी इन्फेक्शियस नहीं होते, तो किसी को इन्फेक्शन नहीं देते। तो ये सबसे अहम पॉइंट हमें मिला है कि यदि वो पॉजिटिव भी है और असिम्टोमेटिक है, क्योंकि हम थर्मल स्क्रीनिंग बाहर करते ही है,
तो यदि असिम्टोमेटिक है तो डरने की कोई बात नहीं, वैसे भी हम प्रिकॉशन लेते हैं, तो प्रिकॉशन लेके हम पंचकर्म आराम से कर सकते हैं। तो पंचकर्म कर सकते, यही आज मुझे कहना है। दैट्स ऑल, थैंक यू। हॅलो, दैट्स ऑल उदय। खूप छान सांगितलं सर तुम्ही। हॅलो, आपलं प्रवीण आपल्याला डॉक्टर प्रवीण जोशी सर, हम लोग अभी आपसे समझना चाहेंगे कि पंचकर्म हम लोग क्लिनिक में कौन से और क्या क्या कर सकते हैं। जैसे अभी इन्होंने जो बहुत अच्छी बात यही है कि अलग अलग तरीके से हम लोग कुछ कर रहे हैं। ओपीडी लेवल पे पंचकर्म हमें अगर करना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, और आपसे हमें जानना बहुत जरूरी है। कर रहे हो, आवाज आ रही है? प्रवीण जोशी सर, आवाज आ रही है अभी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। चलो चलो, हम 22 तारीख के बाद 8-9 दिन का जो गुजराती सर के जो 2 मुद्दे थे उनको हम छोड़ दो, तो उसमें और एक ऐड करेंगे कि ये जो सब कार्यक्रम शुरू हुआ उसके बाद में हमने पहले काढ़ा बनाया था, रसायन काढ़ा, उससे हमारी शुरुआत हुई। उसके बाद में ओपीडी चालू हुई हमारी थी। उसके साथ जो हमारे संपर्क में जो लोग आते थे जिसके साथ हम काढ़ा बांटने का काम करते थे, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि हम आयुर्वेद के जो प्रोसीजर है वो लोगों को तो बताने के लिए हम तैयार है। हम वहां जा रहे पाकिट देने के लिए, तो आप क्या क्या बता सकते हैं। उनको हमने दिनचर्या बना के दे दी थी। नस से कैसा करना है, नाक को तेल कैसा लगाना है, छाती को तेल नमक लगा कर कैसा सेकना है, वाफ कैसे लेनी है, हल्दी वाला दूध, वहाँ आयुष में 1 ग्राम हल्दी डाल देने को बोला था, 10 ग्राम च्यवनप्राश खाने को बोला था। हमारा उष्ण प्रदेश है, हमने बोला था चिमड़ भर, उसमें हमने बदलाव किए। कुछ लोगों को चिमड़ भर हल्दी डालो, जितना च्यवनप्राश आपको पसंद होता है उतना ही खाओ। ऐसे सब जो चीजें थी हमने करना शुरू कर दिया। बाद में हमारी ओपीडी कंटिन्यूस चालू थी। ओपीडी में हमने जो टाइमिंग है वो अलग रखा है, 7 बजे से 9-9:30 बजे तक रूटीन जो पंचकर्म के पेशेंट है वो आते हैं, वही टाइम के हिसाब से वो आते हैं। वहाँ उनका पंचकर्म हमारे पास कम से कम 13 रूम है, तो 13 रूम के हिसाब से हर रूम में अलग अलग उसका प्रोसीजर होता है। हर एक को हमारा जो स्टाफ है उसको, और कुछ विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ने आए तो वो बराबर वैद्य होने की वजह से हमारा वो फायदा ज्यादा, तो हम उसको सब करते हैं। 7 बजे दवाखाना खुलते बराबर पहले जो गुजराती सर ने धूपन का द्रव्य बताया, वो धूपन द्रव्य हम पूरे दवाखाने में घुमाते हैं और पूरा हमारे हिसाब से हम कम्युनिकेट करते हैं। हमारा पंचकर्म विभाग की ओपीडी आईपीडी सब जो पंचकर्म के लिए आ रहा है, जो ओपीडी के लिए आ रहा है, जो सिर्फ दवाई लेने के लिए आ रहा है, कुछ संगठना हमारे पास आ रही है अलग अलग। 30,000 कार्ड हमने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट किए। तो इस 30,000 कार्ड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कम से कम 38 संस्थाएं हमसे अप्रोच हुई। तो 38 संस्थाओं से ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। सुबह एक बार 7 बजे कम्युनिकेट होता है धूपन से, फिर दोपहर को 3:30 बजे हम धूपन करते हैं। रात को जो वहाँ विद्यार्थी रहते हैं उनको हमने बता के रखा है 9 बजे आप धूपन करके सो जाओ, आपको भी तकलीफ नहीं। वो वहाँ सब वो धूपन का काम करवाते हैं। और जो लोग आ रहे हैं ओपीडी में, अभी भी आज एवरेज 775 का ओपीडी का रिकॉर्ड है, उनके लिए बराबर 1/1/3 की व्यवस्था की है। सैनिटाइजेशन में अल्कोहल वाला सैनिटाइजेशन हमने बनाया नहीं है। हमारा गुड़वेल, कडुनिंब, करंज, तुरटी, इसका बहुत बड़ी मात्रा में काढ़ा बना के उसका सैनिटाइज बनाया और उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। उसके अलावा धूपन की पुड़िया बना के लिए ओपीडी में आईपीडी में 38 संस्थाएं ने तालुका प्लेस पे धूपन किया है। पहले हमारे दवाखाने में, हमारे घर में, हमारे घर के बाहर धूपन हम कर रहे हैं। हमारे घर के बाहर में यानी चौराहे पे हम लोगों को एक आधे सामाजिक कार्यकर्ता हो तो उसको बोलते चौराहे, तो इसको इसमें बाकी कचरा निकाल और नीम के पत्ते डाल और हमारी पूरी डाल और जला दे। तो साइकोलॉजिकली जो सर ने बोला था अंदाजे जामनगर 200 मीटर तक अच्छा काम वहाँ होता है। आपने धूपन अच्छा किया तो फिर तालुका प्लेस तक ये सब धूपन गए। जो लोगों को खुद की पुड़िया दी है उनके घर में धूपन घुमा रहे, उनको भी मांग जो भैया
और ये जो बाकी जो बताया ज्वर के में, तो ये भय निकल जाता है। उसके बाद में दूसरा हम रक्त मोक्षण करवाए। अभी तो कम से कम 182 के ऊपर आज तक का रक्त मोक्षण, और ये सब रिकॉर्ड लिखा है लगा, जो जमा कर रखा है। हर पेशेंट का नाम, पूरा पत्ता, मोबाइल नंबर, और उससे क्या क्या हमने करवाया। धूपन करवाया, धूपन काढ़ा दिया हमें 21 दिन का या 7 दिन का, तो वो काढ़ा, और रक्त मोक्षण हम करवा रहे। तो रक्त मोक्षण का एक जो बहुत फायदा होता है, जैसे पेशेंट की दिमाग की पक्का बढ़ गया है, मुझे जांच होनी चाहिए, मुझे कोविड है कि नहीं है, हम रक्त मोक्षण मनोवश रहते, उसमें सबसे अच्छा काम करते। कम मात्रा में 30 ml से 40 ml तक एक रक्त मोक्षण हमने करवा लिया, और उसको हमारे वैद्य सामने रहते ही उनके सामने उसका निदान करवा दिया। वात प्रदान कफो दुष्ट रखते है, कफो प्रदान वात दुष्ट रखता है। चलते को कोई डरने वाली बात नहीं। तो डर निकलने के लिए उसको स्थान, तनाव, टेंशन कम करने के लिए रक्त मोक्षण काम करता है। और रक्त मोक्षण करने के बाद शरीर में बाकी एक्टिविटीज बढ़ती है, उसके लिए लगे तो अलग से टाइम निकाल के हम बता सकते हैं उसमें रक्त मोक्षण का फायदा क्या होता है। तो ये चीजें रक्त मोक्षण में ओपीडी में ज्यादा करके पंचकर्म में होती है। दोपहर को वापस 4:30 से पंचकर्म में चालू हो जाता है, जो 7:30 बजे तक चलता है। इस दरमियान ओपीडी में पेशेंट आया, अभी अग्निकर्म वाला पेशेंट आता है, स्निग्ध वाला पेशेंट आता है, रक्त मोक्षण वाला ओपीडी के ही सब पेशेंट हमारे आते हैं। नशे के लिए सामने यह इतने ध्यान रखना है कि जो अपना नशे करने वाला वैद्य, उसने मास्क अच्छी तरह पहनना चाहिए, लगे तो फेस शील्ड उसने पहनना चाहिए। नशे करने के बाद उसको साफ करने को, नाक को उठने के बाद पूरा पोंछने को बोलना है। धनराज गौकर जी ने जैसा बताया कि डिस्पोजेबल, तो डिस्पोजेबल हमारे यहाँ चैरिटी का काम करते हैं। 100 रुपए में पंचकर्म पूरा वमन से लेके बस्ती तक हम 100 रुपए में करने का कोशिश कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, और कल भी हम करने वाले। ऐसे टाइम फिर हमको कुछ बारीक कपड़े की मदद मिली कुछ संस्थाओं से, कि हम वो हर रूम में वो जो पेशेंट होगा तो उसके बाद उसको हमारे सैनिटाइजेशन करके, या कुछ पेशेंट को उसके घर से टॉवेल चद्दर ये लेके आया, 13 साफ सफाई उसके बाद में घर पे जाके उसको धो डालना है अच्छी तरह। ऐसा भी ओपीडी लेवल का पंचकर्म हमारा चल रहा है। वोमन के अंदाजे हमारे 4 पेशेंट अभी हुए, और 4 पेशेंट में एक कोविड वाला पेशेंट का हमने वोमन दिया है, वो अच्छा हुआ है। और वो मेरा रूम पार्टनर ही था नंदुरबार, तो उससे पूरा 102 टेम्परेचर से उसका पिछले एक वेबिनार में हमने उसके बारे में बताया भी था कि पहले रक्त मोक्षण किया, यहाँ से बैठ के मैंने उसको वहां रक्त मोक्षण करने को बोला था, सुदर्शन घृत दिया था। दूसरे दिन सवेरे उसको अपाप सुदर्शन घृत से विरेचन हुआ, 12 बजे खाना खाया, उत्क्लेश आया। जैसा रामदास सर ने बताया कि उत्क्लेश अवस्था देखना है, उत्क्लेश जो अवस्था है तो उसको छोड़ना नहीं, तो उसको उत्क्लेश अवस्था हमने उसको छोटा वो बन दिया। 4 को दोपहर को 4 बजे लंघन के साथ उसका ज्वर हुआ था, आज तक उसका ज्वर आया नहीं। और बाकी चेस्ट भी एक्सरे बाद में सब निकाला, तो भी सब उसका नॉर्मल है, आज की तारीख में अच्छा है। तो 4-5 वोमन भी हमारे यहाँ ओपीडी लेवल में उस टाइम हुए। रक्त मोक्षण से बहुत ज्यादा फायदा होता है। रक्त मोक्षण, धूपन, जैसा अपॉइंटमेंट का जो प्रक्रिया है, पहले हमारे यहाँ पूरी गर्दी होती थी, 2-4 दवा ओपीडी में 4-5 दरवाजे में, बाकी रास्ते में तो ऐसा खुला रहता था, वो अभी हमने उसकी शिस्त लगा दी है। हमारे यहाँ से जो काउंटर वाली जो लड़की है, वो बराबर एक 15 मिनट पहले पेशेंट को फोन करके 15 मिनट बाद आपका नंबर आने वाला है, तभी आप हॉस्पिटल में आना है, तो अंदर आना है। ऐसे पूरा ओपीडी का कार्यक्रम सवेरे 7 बजे से रात 10 बजे तक हमारा अच्छी तरह काम चालू है। उसमें अलग अलग प्रयोग हम कर रहे हैं। जो वैद्य लोग है वो उनको वो डाटा कल जमा कर रहे हैं, 7 दिन का ये सब प्रोसीजर करने से क्या फायदा हुआ, 14 दिन का क्या फायदा हुआ। और ये अलग संस्थाओं से काम करने की वजह से हमको असिम्प्टोमेटिक, सिम्प्टोमेटिक, सीसीसी में एडमिट पेशेंट से अलावा सब तरफ हमारी दवाई का और हमारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का काम करने को मिला। जो इमरजेंसी पेशेंट है, जो वेंटिलेटर पे है, उनको भी कुछ दवाई वो पेशेंट की साइन से, पेशेंट ने बोला कि मुझे दवाई लेनी है, तो उसके लिए भी प्रयोग करने की हमने कोशिश की है। कुछ उसके लिए जो दवाई इस्तेमाल की वो अलग टाइप का उसका प्रकार हो सकता है, कुछ लेप का भी प्रक्रिया। पार्श्व शुल्क में एक दवाई आती है जो सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन सरकार ने उसको बैन करके रखा है, उसके भी रिजल्ट एकदम खतरनाक और जबरदस्त है। ऐसा बहुत सारा आयुर्वेद में करने वाले के लिए वक्त बहुत कम है, और रोने वाले के लिए वक्त बहुत ही ज्यादा है। इसलिए कोविड की पैंडेमिक कंडीशन में रहा सरकार की बात, तो सरकार के ज्यादा पीछे लगने की जरूरत नहीं।
जो अपने तरीके से हम कर रहे हैं। अभी हमारा ये टास्क फोर्स जब सरकार के पीछे लगा था कि आप हमें परवानगी दी, तब तक भीड़ में परवानगी मिलके काम भी चालू हो गया था। भीड़ के जिलाधिकारी यानी मुख्यमंत्री और आरोग्य मंत्री के पीछे लगने की वजह मुझे लगता है अभी जिलाधिकारी के पीछे लगेंगे तो हमारे वही फायदा हमारा हुआ। हम लोकल पूरे जिलाधिकारी कार्यालय में जो काढ़ा दिया धूपन किया तो उनको रिजल्ट समझा, महानगर पालिका पूरा कम्युनिकेट किया तो उनको उसका फायदा हुआ। जहाँ कोविड सेंटर है वहाँ सब पहले चपरासी लेके नीचे से ऊपर तक फिर डीन तक, वो बेचारे डीन अभी रिटायर हो गए लेकिन उन्होंने बहुत मदद की, इसलिए उनकी भी शुक्रिया करना चाहिए। तो ऐसे लोगों तक हमने धूपन दवाइयाँ ये सब काम किया, उससे हमारा हमको बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन है। मुझे लगता है इतना बोल के मैं रुकता हूँ, उदय को आगे का कोई प्रश्न होगा तो बात पूछ सकता हूँ। धन्यवाद। हमारे पास दो और वक्ता है, एक है जो लीगल एंगल और उसके साथ में इंश्योरेंस और ये सब चीजों के बारे में हमारे पास प्रेजेंटेशन है, और डॉक्टर मंगेश देशपांडे जो हमारे एकदम जिसको हम लोग बोलते हैं कि नौजवान वैद्य, कि जिनके पास देख के हमें जोश आना चाहिए। तो अभी मैं पहले मांगेरीश रांगनेकर जी को बोलूंगा कि पहले वो उनके विचार और उसके बाद में डॉक्टर मंगेश, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि हमारे लास्ट बैट्समैन है लेकिन वो बहुत स्ट्रांग बैट्समैन है, लेकिन उसके पहले डॉक्टर मांगेरीश। Thank you, sir. Good afternoon, respected gentlemen, my teachers, my seniors. It's a great honor to. Can everybody hear me? Yes. Yeah, thank you, sir. I'll start my screen share. Just let me know if you can see the screen. Just a moment. Yes, you can share screen. Yeah, I'm just looking out for the file which is on my desktop. Can anybody help me with that? Dr. Uday sir, I'd send you that file. Can you just play it for me? If you could play it from your end. Just try. Just a moment. तर फाईल डेस्कटॉपवर आहे का? हो. घेऊ का याच्यात? हाँ, डायरेक्ट शेअर स्क्रीन करून डेस्कटॉपवर जा. तसंच केलंय. नाहीतर सर्च मध्ये टाका फाईल. आली का? दिसते? नाही, अजून नाही. मला असं वाटतं की तुम्ही स्क्रीन शेअर मी सगळ्यांनाच दिलेला आहे, तर शेअर येईपर्यंत ऑप्शन मंगेशला आपण देऊया. मंगेशला. हो. मी तोपर्यंत सेट करून ठेवतो. सेट करून घ्या. हो. नमस्कार, धन्यवाद उदय कुलकर्णी सर, आणि एवढे मोठे मोठे लोक बघायला मिळाले आणि त्यांच्याबरोबर बोलायला मिळते. थैंक यू वेरी मच. आई स्टार्ट विथ फ्यू पॉइंट्स. मेरा सब्जेक्ट है कि स्टाफ के लिए आप क्या केयर ले सकते हो. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अभी रामदास आवाड़ सर ने कहा था कि बार्बर को भी, एक नाई को भी अनुमति मिली है. नाई के पास अभी आप गए हो, अगर नहीं तो आप जरूर जाइएगा. वो एसओपीज फॉलो करते हैं. आप जब एंटर करते हो तो एंटर करने से लेके आप बाहर आने तक, पैसा देने से लेके सभी चीजों तक वो हर चीज पे ध्यान रख रहे हैं. और जिस चीज की कीमत 100 रुपए थी वो 150 ले रहे हैं, फिर भी देयर इज नो ऑब्जेक्शन. कोई भी ऑब्जेक्शन इसमें नहीं ले रहा है, बिकॉज दे आर फॉलोइंग एसओपीज. आज अगर हम किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो जस्ट टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए दे आर यूजिंग पीपी किट एंड एवरीथिंग, और उसके पैसे थोड़े ज्यादा लगते हैं, नो डाउट. बट आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाइए, पूरे बंबई में सभी जगह एक ही एसओपी पालन किया जाता है. आप किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाए और वहां पे अगर एक सर्जरी या कुछ भी फिक्स हो तो वहां की एसओपीज डिफाइंड है. नाउ इट इज एब्सोल्युटली डिफाइंड. तो
क्या हम आयुर्वेद में एसओपीज डिजाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू से 100 स्क्वायर फीट, अकॉर्डिंग टू 200, अकॉर्डिंग टू 500 स्क्वायर फीट और व्हाटएवर, हम कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस इफ वी गो सिस्टमेटिकली, यस इफ वी गो साइंटिफिकली। हर चीज का साइंटिफिक आंसर हमारे पास हो तो हम जरूर ये सब कर सकते हैं। हाउ? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा है, जैसे गुजराती सर ने कहा कि हमें धूपन करना चाहिए, तो आप धूपन के स्वैब टेस्ट करो। जैसे ओटी में स्वैब टेस्ट लिया जाता है बिफोर और आफ्टर, आफ्टर फ्यूमिगेशन, बिफोर फ्यूमिगेशन, आप बैक्टीरिया कितने हैं वो देख पाते हो। अगर आप बिफोर धूपन और आफ्टर धूपन बैक्टीरिया कितने हैं उस जगह पे, ये अगर आप काउंट करो 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो इसको वैलिडिटी आ सकती है, अदरवाइज नो वैलिडिटी। आप चैरिटेबल करो या नॉन चैरिटेबल करो, इफ यू हैव टू वैलिडेट इट, यू हैव टू वैलिडेट इट विद डॉक्यूमेंटेशन, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता। द नेक्स्ट थिंग, अगर मेरे पूरे हॉस्पिटल में फायर फाइटिंग अलार्म्स लगे हुए हैं तो मैं धूपन नहीं कर सकता, तो ऐसे वक्त में क्या कर सकता हूँ? ये भी हमें उसका सेकंड प्रोटोकॉल, थर्ड प्रोटोकॉल, थर्ड लाइन ऑफ प्रोटोकॉल, ये सब हमें डिजाइन करने पड़ेंगे। जैसे मॉडर्न साइंस में है, जैसे किसी भी सिंपल पार्लर में है, वैसे अगर हम लोग सिस्टम्स फॉलो करें, एसओपीज फॉलो करें तो बहुत अच्छा होगा। हम हमारे सबके हॉस्पिटल में इसका पालन करते हैं, पर इसकी वजह से हमारे गहूकर सर या हमारे नरेंद्र गुजराती सर या हमारे आवाड़ सर, ये बड़े होते हैं। पर अगर आयुर्वेद को हमें लेना है, दिन के कम से कम 600 पेशेंट आज निकल रहे हैं। एसओपी मास्क क्यों आया या हाथ धोने की अचानक जरूरी है, और से सिर्फ मेरा 2 या 3 मिनट और श्रम, ये 3 एम्प्लॉय सेकंड ग्रेड 2 तो हम उनका सबसे पहले सेकंड्स बिफोर हाइपोक्सिया, बिफोर फीवर की ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाए, ट्राई कर सकते हो आप उसे रोके रखना। अगर जो आदमी प्राणायाम नहीं करता वो एटलीस्ट बिलो 25 हुआ तो इट इज हाइपोक्सिया के भी पहले होता है। आप आपके सभी एम्प्लॉइज के रोज ब्रीदिंग होल्डिंग कैपेसिटी इज इफेक्टिव पेशेंट। इंपॉर्टेंट थिंग, आप किसी भी चीज से पहले आप तुरंत ये लोकेट कर सकते हो। द सेकंड थिंग इज रेस्पिरेशन रेट। सबको सुला के हम रेस्पिरेशन रेट देखते हैं, इट शुड बी बिटवीन 15 to 20।
आप सभी को मालूम है रेस्पिरेशन रेट कैसे देखा जाता है, आप कृपया ये जरूर देखिएगा। एंड थर्ड थिंग इज SpO2, दैट इज नंबर 3। आप सभी को इतनी छोटी सी मशीन का फायदा अभी बहुत ही दिखाई दे रहा है। सी द इफेक्ट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ समथिंग, एक छोटी सी मशीन जो आज पूरे दुनिया को गाइड कर रही है, दैट इज पल्स ऑक्सीमीटर। It is only because of standardization, it is only because of scientific data collection and everything. तो ये 3 चीजें हम हमारे स्टाफ के लिए देखते हैं। आहार के बारे में सभी लोगों ने कहा है। निद्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड टेक मोर देन 7 hours ऑफ निद्रा। वाई? मैं कोविड के पहले मैं भी कभी भी सोऊं मैं 4:30 बजे उठता था, बट नाउ आई डोंट डू दैट। मैं 7 घंटे नींद मेरी खत्म हो तो ही मैं उठता हूँ, अदरवाइज आई टेक कंप्लीट रेस्ट। दैट इज नंबर 1। कोविड कोई भी इन्फेक्शियस वायरल इन्फेक्शियस डिसीज हो तो नंबर 1 पे आहार नहीं, नंबर 1 पे निद्रा ही है। तो निद्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। आप वो गुरु प्रावरण लेके करो या वट एवर यू थिंक ऑफ, बट इंपॉर्टेंट इज निद्रा। द थर्ड वन इज श्रम। एवरी आफ्टर 2 hours इफ यू आर यूजिंग PPE किट और फेस शील्ड और एनीथिंग, तो आपको हाइड्रेट होने की जरूरत है। तो आप 2 घंटे बाद हर आपके एम्प्लॉय को एक छोटा 10 मिनट्स का ब्रेक दे सकते हो जिसमें वो हाइड्रेट हो, वेदर इट इज नींबू पानी और वेदर इट इज चाय और वेदर इट इज गर्म पानी और वट एवर यू फील इट, यू कैन गिव इट टू हिम। See, every time it should be cost effective, easy to implement and practical. So we give Musta Siddha Jal. Why Musta? Because it is antiviral in property. आयुर्वेद में ये देखना चाहिए कि नहीं, ये सब बात की बातें हैं, पर हम वो दे रहे हैं अभी हमारी सभी पेशेंट्स, सभी सेवकों को, सभी एम्प्लॉयज को। दैट वर्क्स वंडर। एजुकेटिंग स्टाफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सामूहिक प्रार्थना ये भी इसके लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। कोई भी द्रव्य, कोई भी पंचकर्म इससे सबसे श्रेष्ठ है मानस व्याधि में, वो है धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। इसीलिए धी धैर्य आत्मादि विज्ञान ये बढ़ाने हेतु सामूहिक प्रार्थना, साधना, सेवा, सत्संग जैसे तीनों काम हम अभी कर रहे हैं और वो विद प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने ये पहले कभी नहीं किया था, पर हमें अभी सबका मॉरल रखना है, तो ये सब करना बहुत ही जरूरी है। ये हमें दिखाई दिया। ऑफ कोर्स सैनिटाइजर्स एंड ऑल, इन सबके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स है। हाथों के डेंड्राइट सेल्स उससे डेड हो जाते हैं, इसीलिए वो ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। बट इम्पॉर्टेंट इज व्हाट यू नो, इंडिविजुअलिटी पे बात करने से अच्छा एक मैंने वाक्य पढ़ा था, वो आपको बोलता हूँ। एक सिस्टम या कुछ भी फेल क्यों होती है, तो वो इसलिए होती है कि वहां की जो 84% इट इज रिलेटेड टू सिस्टम एंड ओनली 16% इट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल पर्सन। तो हमारी योग्यता और बाकी सब चीजें तो है, पर सिस्टम शुड बी वेरी मच पावरफुल, वेरी मच स्टैंडर्डाइज्ड, और वो सभी जगह एक जैसी हो तो उससे बहुत ही फायदा होगा। सोडियम हाइपोक्लोराइड आप यूज करते हो तो वेंटिलेशन की बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो याद रखे उससे गिडीनेस ये बहुत ज्यादा हो सकता है। अगर बहुत से पेशेंट अभी के वक्त ब्राह्मी टैबलेट्स ले रहे हैं, ब्राह्मी टैबलेट्स से भी गिडीनेस बढ़ता है, तो ये भी हम ध्यान रख सकते हैं। नोजोकोमाइनल इन्फेक्शंस, इसमें बैक्टीरिया भी है, फंगस भी है और वायरसेस भी है। तो इसीलिए हमें कांटेक्ट, मेनली उसमें कांटेक्ट होता है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन होते हैं और वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन लाइक मॉस्किटोज, ऐसे 3 होते हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए हमारे सभी सेवकों को आप एजुकेट करें। इन सब के लिए अलग अलग हम प्रोसीजर्स यूज कर सकते हैं। सभी चीजों को बहुत सीरियसली लेंगे, किसी भी चीज में है याद क्या होत नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। 8 स्टेप्स ऑफ अगर हैंड वॉशिंग है तो हम उसका जरूर प्रयोग करेंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है। सिर्फ मास्क यूज करने का जो पॉइंट है उसमें भी ऐसा है कि उसमें जो ड्रॉपलेट्स है वो 24 सेंटीमीटर्स, अराउंड 24 सेंटीमीटर्स ड्रॉपलेट गिरते थे बिफोर सर्जरी वाज डन विदाउट मास्क। तो इसीलिए ये मास्क का इन्वेंशन हुआ। तो ये मास्क हो या ये चश्मा हो या फेस शील्ड हो,
ये सब कुछ इन्वेंशन की वजह से हुए हैं। तो आप इन्हें ऐसे ही इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते। हमें इस सभी चीजों को सीरियसली लेना होगा। उसके प्रोज एंड कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशंस स्टडी करके आगे जा सकते हैं। बट वी विल टेक ईच एंड एवरीथिंग वेरी सीरियसली एंड विथ दैट हेल्प हम वी कैन हेल्प आवर पेशेंट्स ऑल्सो। अगर हम हर चीज सीरियसली लेंगे तो हमारे पेशेंट्स भी सीरियसली लेंगे। अगर हम उनको रास्ते में ही कुछ मेडिसिन बता देंगे, हाँ हे घेऊन टाक, तो वो वैसे ही लेता रहेगा एंड दैट विल नॉट सर्व अवर द मेन कॉज। तो इसीलिए हर चीज को सीरियसली लेंगे, हर चीज का एक प्रोटोकॉल होगा और हर चीज के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पूरे दुनिया में आयुर्वेद के सेम होंगे। जो पंचकर्मा के पैसे आप कितने भी लो, पर वमन का प्रोटोकॉल एक सेम होगा, उसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। और ये एसओपी के लिए आपने मेनली रिलेटेड टू सेवक, मेनली रिलेटेड टू एम्प्लॉइज आपने मुझे जो कहा वो मैंने सिर्फ पॉइंट वाइज कहने की कोशिश की। और आप सभी सीनियर्स को मेरा एक विनम्र अभिवादन। धन्यवाद। थैंक यू मंगेश। जो आपने कहा वो बहुत जरूरी है, और जैसे आपने कहा यहाँ पे, वैसे दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्टैंडर्डाइजेशन, एंड आई थिंक डॉक्टर मांगेरिश इज गोइंग टू स्पीक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट and how it is going to help us, because we are going to get insurance for Ayurvedic treatments also. So I feel Dr. Mangirish is going to explain about legal insurance and other things. He's been waiting for almost an hour for his turn. So let us begin, Mangirish. Yeah, thank you, sir. Thank you, Dr. Mangesh. It was a pleasure listening to all these dons and greats. And good afternoon. I'm very sorry for not locating my file. I was so lost in whatever all you gentlemen were telling that I lost in getting ready. So now coming to the point of the ever important question, can all of you all now see my presentation? Yes, we are seeing. Yeah. So as we all go into this unlock mode, there is a big mystery about how insurance plays a part. What are the legal problems? And as most of you have dwelt into what you say, you all have all dwelt upon how it should be, how treatment should be, what the precautions should be, what the SOP should be. I'll just dwell upon the importance of it. We'll start with the first slide with an icebreaker. Why is it important? Because patients have their own rights. Doctors have their own rights, and there is a third party involved with all of us, which are our compounders in the clinic and the staff in the hospitals. So there will be a safety checklist, and then we'll round up with what is insurance, why is it important, and what is the current status of insurance, which is for reimbursement and for purpose. So starting with the legalities of patient, doctors, and this COVID menace, I'll limit myself to COVID. Friends, nothing has changed. I would refer to most of the speakers over here, starting with Gavukar sir. He had very wonderfully said that digital is the new oil, or digital is the new money of today's times, because earlier there was no data for us to understand. So as Mangesh had rightly said, the legalities go by data. So today, if I have SOPs, if I have data, tomorrow I don't know. They are very hopeful that by September all this COVID should end, and then slowly the patients will start crumbling up again with the same. Today they are calling us gods, tomorrow we will be at the receiving end of most of the cases. Then they'll start finding faults in our treatments. Then somebody will say, I've got a side effect due to this, I've got a side effect due to this, you didn't use precautions, you didn't use aseptic measures, I could not approach the courts in time. So we have to be very careful about our treatment data. Okay, that's point number one. Point number two, I have to understand the need of the patient at present. The patient is in a completely fearful state of mind. So how do I reassure him? One is to tell him that the hospital is completely sanitized, the staff of the hospital are completely COVID negative. Secondly, the government has come up with an option that you can test your staff for antigen test. I'm not going into the specificities or the sensitivities of these tests,
But this is one way where you can get your staff tested, and if your staff has previous exposure but have developed antibodies, that is one relief that your patient will have if you can display in your waiting rooms that all my staff is COVID negative. We conduct routine regular checks, though it's not mandatory. Let me again reassert. But these antigen tests were designed with this in mind. Okay? As the fearful mind goes into a composure mode, as we go to the new normal, the patients will be reassured. One. Two, tomorrow, if there are any legalities involved in any of the patient-doctor relationship, these things might come to our rescue. I'm again and again saying might because the antigen tests are not at all mandatory. The government is using it to the factories. I have shared a presentation of WHO workplace rules, which can be shared to us on WhatsApp later. If you go through it, workplace is no different for an hospital. So the right of the patient is to treatment, correct treatment. So I limit myself to Ayurvedic treatment. We, in these times, if we are even trying to attempt to treat a corona patient, I would draw your attention to all the stalwarts of Ayurveda. One of the municipal corporations, as this is a live recorded conference, I won't name the corporation, had said that the onus of Ayurvedic treatment would lie on the Ayurvedic doctors. So it was a very crude way to say that the medical legal consequences will be bearing on you. So again, I come to the point that Gaukar sir and then Gujarati sir and then Mangesh very nicely said about SOPs, that if you follow SOP and the SOP is documented in your hospital as a document readily available for your patients, that I follow A to Z procedures for the safety of my patient, then at the time of legalities, that will save you in court of law. Every piece of paper that you keep or a digital equipment that you keep to monitor your patient's record should be handy. Today, because I don't use a lot of stuff on my table like prescription papers or records of the patient, a laptop can always find a place in your clinic. Because if you don't keep patients' records, tomorrow how are you going to prove your point about treatment or the consequences of it? Then the rights of staff in the clinic as a workplace. See, as we are concerned about the safety of the doctors, so are they exposed. So tomorrow there is every possible legal chance that the staff can feel the doctors are not caring for us. This started as many a strike in most of the states. Also, we had seen a protest in the biggest hospital that was dealing with COVID, wherein the nursing staff and the paramedical staff did not get protective equipment, and they were almost on the verge of a strike. So friends, always please ensure that, as they say, when there is a crisis, women and children first, your staff should be protected first, because if they leave you midway through in this crisis, then running an institution or a clinic will be legally impossible. Then we come to the safety checklist. Safety checklist is nothing but an SOP. I won't go over and over about it. So to summarize, what are the legal consequences or what are the legal strong points to be kept in mind during this COVID pandemic is one, data which has to be kept very, very securely stored. Patient's information cannot be said that I didn't have the time or I didn't keep the records for the fear of transmission, fomite transmission, I'm meaning. Because in the first month of COVID, all of us were very fearful of fomites on plastic, on paper, on pens and all that stuff. But a laptop has to find a place in your clinic, and a medical record section has to be active 24/7 if it's an hospital. Secondly, all your licenses have to be renewed. If anybody's renewal is not done, he has to at least drop a mail to our council saying that I forgot or I could not renew my license in time due to this and this reason, because our renewals have just taken place. Running an clinic without a renewed registration would be a very, very big disaster and catastrophe once the pandemic ends and should a patient sue you. Third, the same applies for a hospital renewal registration also. Third is sanitization is a must. Correct sanitization is a must, and the consequences of sanitization are also binding upon the doctor and the owner of the hospital. Suppose if I use the wrong chemicals for sanitization, there were areas where spray guns were used and methanol based sanitizers were used, people have gone blind. Please avoid using dangerous stuff. Keep bills and keep vouchers of whatever medicines that are used for sanitization purpose. When the sanitization purpose is used, do not use untrained staff to do it. Use the licensed third-party vendor if necessary in an hospital.
And all in all, now I come to how do you protect yourself legally. One is indemnity insurance. Raise your indemnity insurance, friends, because nowadays we are getting lots of cases against private hospitals. Patients have got it into their mindset because of lower economies and falling economies that they are made to pay more. And because Panchakarma is our bread and butter, and Panchakarma, if I want to share a bit of loading onto the patient, I should be having an indemnity insurance. Should a patient sue me for overcharging, the municipal corporations also can send me a notice. So I have to be indemnified against it. It doesn't cost a bit. Then coming to personal insurance, and then coming to medical insurance. Friends, personal insurance, everybody in the staff and every doctor should be insured for health. The reason being, treatments for COVID don't come cheap. They don't come cheap. The capping that the government has put is of no use, because once you are in an ICU, the costs are spiraling. So IRDAI, the latest development that I am sharing with you, must have reached you through many WhatsApp messages, is that IRDAI has made it mandatory for all the insurance companies, 23 private insurance companies and 4 general insurance companies, to come out with a corona specific healthcare product. So I would appeal that every person, every healthcare worker, every doctor, even the watchman of your hospital or your clinic or of your nursing home is insured with this Corona Kavach. It is just in the market, cost only around 2,000, and less than that, maybe 1,200 for a young patient below 40, and for all the comorbidities are covered in along with Corona if should they occur during the treatment of Corona. So insurance is a very, very important aspect, especially for Corona. If you have adequate medical insurance, nothing like it. If not, please go out and buy one. Secondly, what about your life insurance? Friends, security, we talk about security, we are just addressing the virus part of it. Has anybody thought deep inside about financial security to his life? Every doctor should be financially insured to at least 10 times of his income. I'm not talking about declared income on ITRs, what actually comes to your house. So there are many policies, many companies offering you online insurances, because I would like to raise this point over here, that there is a big ambiguity in the government Panta Pradhan Garib Kalyan Yojana package. That package we have filed in RTIs, there is no specific answer, but as to the best of my knowledge and to the legal understanding of many legal experts across, it is not applicable to private practitioners and their staff. So I would appeal to everybody over here to get their staff insured adequately. Now coming to the last part of my talk today, because it's a short talk, I would go on to the next talk about social security and family security. I have just spoken about life insurance, about the reimbursement. This Corona Kavach policy that I am talking about gives the patient the right to reimburse his expenses if Ayurvedic treatment is meted out to him in a government institution. So friends, that's about it. I feel the legalities remain the same, Corona or no Corona. And to just end my small talk, I would go back to the point Rohit Sane had said in his talk that we are not supposed to go to the government for any permission. Just refining on it, I completely agree with him. There is no special permission required, but I would sum up by taking a bit from what Mangesh said and where Mangesh let off. We are to follow whatever ICMR guidelines, whatever WHO guidelines are there for workplace, and we cannot deviate from it. If we are to deviate from those guidelines, and if I am functioning away from those protocols, then certainly there is a legal compulsion on me to go to the government, bring it out to the government's notice, that this is your protocol and I am following this protocol. Is it worthwhile to go to the government in this scenario? I would say no. So it's best in all our legal interests that we stick to the strictest protocols that Ayush Mantralaya has given for Ayurveda. The same applies for the MCI guidelines for the allopathic practitioners. So friends, wishing all of us good health. I am signing off for today. Thank you for your attention. Thanks a lot, Mangesh. I have something to share with our audience. Can I get the screen, please? Yes. I will just show you a few things.
There is one screen share right now. Can we see it? This is just what Gaukar sir has said. This is a time to go for the best thing, and that is it is, these are time saving also. There are a lot of things which we can do with it, but not only that, this is something which I want to show you, the things which we have to do in our regular practice. As you can see, we have done Vaman also with trying to show you a few things which we have recently worked out. Before that, I will just try to sum up whatever we have talked, and along with that, सबने जैसे बात की है, तो सबसे मैं एक लास्ट में सेंटेंस भी हर एक से चाहूंगा, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा सम अप अगर करना चाहूं कि हम लोगों ने आज जो बात की है उसमें सबके लिए एक अच्छी बात जो मुझे लगी वो है कि वी आर टॉकिंग पॉजिटिवली कि हमें पंचकर्म करने ही है, और उसमें अलग अलग ओपिनियंस है, लेकिन सबका कहना यही कि हमें करना ही है। अभी ये करते वक्त क्या क्या करना चाहिए, तो जैसे हमारी डिस्कशन हर वक्ता से हुई है कि पेशेंट को अगर आपको ओपीडी पे चेक करना है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था रखेंगे। हर पेशेंट को चेक करने के बाद में, जैसे बांगेरिश सर से हमारी बात हो रही थी कि हम लोग ये हॉस्पिटल करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि अगर हमारे पास रेगुलर यूज करने वाले एप्रन्स अगर है कि जो हम लोग डिस्पोज करने की जगह पे, पीपी किट तो डिस्पोज करने होते हैं, लेकिन उसकी जगह पे अगर हमें कुछ करना है तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि रेगुलर यूज के लिए हमारे पास एप्रन्स हो, जो हम लोग कह सकते हैं कि नी लेंथ या नी से भी नीचे जाने वाले एप्रन अगर हमारे पास है तो उसे हम लोग यूज कर सकते हैं। आई विल जस्ट शो यू वन एग्जांपल। ये देखिए, इसने जो पहना है ये पूरा का पूरा एप्रन, उसके साथ में पेशेंट के वक्त चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे एक अलग से उसका ड्रेप निकाला है, उसके साथ में वो ग्लोव्स पहनता है। पर पेशेंट इसकी कॉस्ट जो है, रिकरिंग कॉस्ट जो है वो 20 से 30 रुपए से ज्यादा नहीं है। अगर हमारे इंश्योरेंस या आगे चल के कुछ भी इंडेमनिटी अगर हमें खुद को चाहिए तो वी नीड दिस काइंड ऑफ सेटअप। इसके साथ में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कुछ चीजें हमने यहाँ पे रिकॉर्ड की है। I'll just show you a few videos also. Sir, let me disturb you for a while. These can be given, these particular gown can be given to only grade 4 staff like sweepers. It cannot be given to Panchakarma therapists. See, there this are is not. First is once the patient is in, कम से कम वो 2 तो ट्रीटमेंट करके ही जाते हैं, तो उस वक्त उसको ये गाउन जो है उसके साथ में ड्रेप जो है उसको हम लोगों ने अगर डिस्पोज करना है तो समथिंग दैट कम्स इन कांटेक्ट उसे हम लोग डिस्पोज कर सकते हैं। दैट वोंट कॉस्ट यू मोर देन 10-20 रुपीज। ग्लोव्स हर एक के लिए आपको डिस्पोज करने हैं। जो पीपी किट अगर आप लेते हो तो पीपी किट यू कैन नॉट यूज दैट वे। हमने इसके ऊपर थोड़ा सा काम और भी करना है, लेकिन बेसिक ये है कि हम लोग अगर अपने पंचकर्म में जो भी चीजें यूज कर रहे हैं उसको थोड़ा सा सही इस्तेमाल करना शुरू करें तो आई फील वी कैन डेफिनेटली कम आउट विद सम सॉल्यूशंस। नॉट एग्जैक्टली व्हाट द पीपी किट्स एंड अदर थिंग्स आर देयर, लेकिन हमारी जैसे बात हो रही है, डॉक्टर मांगेरिश सर से भी हमारी ये बात चल रही है कि हम लोग इसको कैसे रेगुलराइज कर सकते हैं, एंड वी हैव स्टार्टेड यूजिंग ऑल दिस थिंग्स। पहली बात तो I think we have to use it for safety and not just to show off. So sir, it should be Mangesh sir, can I just join in? I think Uday sir, with your permission,
because you are not privy to the discussions that I had with Uday sir before. See, where he is coming from is, it is just not this apron. There is this, a PPE which is, see, there is a CDC guideline, which is the Center of Disease Control in America. So they have come up with a very clear thing. In an OPD, what is to be used in an OPD, that is where you are coming from. This should be used only for a nursing assistant, that is your ward assistant, if you say. But for a therapist and for a contact physician, which is a Panchakarma physician that we all are, so over there, what sir is saying is, there will be one PPE kit which will be deep inside that he'll be wearing. This is the external of it, which will be replaceable. There will be no lack of protection to the therapist or the physician. It will be just, see, if you change the PPE kit every time a patient comes in and comes out of it, it will, first of all, it has to be, donned in and doffed out. It's calling donning and doffing. So donning and doffing cannot happen just like our OPD. So once Panchakarma has to be treated with a donning and doffing, because there was a time limit, I couldn't go into it. So when it has to be donned in, and once you are into your therapy center, then these will be the disposable ones which will reduce your loading cost on the patient. Let's be commercial over here, and let us be brazenly unashamed about that we are losing heavily on economy also. If I pass on the PPE kit which was available for 2,000 rupees a kit in the first month of lockdown, it has come down to 450 now. Maybe it may be available for less also. You are a pioneer in getting a few for your doctors for 750, the reusable ones. So if I have a PPE kit on myself, and if, as sir has said, he'll be using the disposable ones on the exterior, not on the interior, and the complete area will be ventilated, sanitized, and non-air conditioned. I think one of our learned speaker also had spoken about this air conditioning and ventilation, which I missed out. The legal requirements of today's time, or the new normal, also insist that there should be proper exhaust in your therapy center, and it cannot be a completely enclosed one without windows or without a through and through ventilation. Because if there is a gathering of viral load, as the modern science says, it might be dreadful for both the therapist as well as the physician as well as the patient. So it's a tripod. Just as we have a tripod in Ayurveda, it is a tripod of safety also. So coming to and handing it over back to Uday sir is, these are the means and ways that he is trying to give food for thought, which we can ruminate upon, whether this can be used and cost can be brought down. So PPE kit is not being replaced. It is just the add-ons on top of it, wherein the patient gets a feeling of getting every glove, every disposable kit and gown that is used will be new for every patient, and the area will be thoroughly sanitized. I think Gaukar sir was far more elaborate in what he had said, and Uday sir is now finishing it off with an economic touch to it. Uday sir, please. Sir, don't mind for that. No. It is. It was just a thought sharing, nothing else. Discussing it for some particular purpose, that Panchakarma should be affordable to the person who is doing. Just like Awad sir is adding just 100 rupees to whatever our charge. Before and after each treatment, there is sanitization. Along with that, if we work out for the drapings, the things will be so easy for us to follow even in smaller clinics. मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने ये सोच लिया कि हमारे हर पंचकर्म क्लिनिक में पंचकर्म शुरू करना ही है, और उसमें सिर्फ पेशेंट के लिए लोडिंग होगा 100 रुपया, तो कोई भी ना नहीं बोलेगा पंचकर्म करने के लिए. और हमारी इसमें सुरक्षा खुद की भी हम लोग कर रहे हैं, इंश्योरेंस के लेवल से भी कर रहे हैं. तो ऐसे मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग विच वी हैव टू गो अहेड एंड इन एवरी एस्पेक्ट. और अभी हम लोग यहाँ पे जैसे बात कर रहे हैं, तो पेशेंटली हमारे यहाँ पे माउली भी बैठी है, प्रशांत सुरु सर. तो हम लोग उनसे भी समअप के लिए उनसे हम लोग एंड पॉइंट देखेंगे. यहाँ पे डॉक्टर मधुरा इज ऑल्सो अराउंड, कि जो एक्चुअल पंचकर्मा सेंटर में थोड़ा सा काम और उसके साथ में कोविड सेंटर में बहुत सा काम कर रही है. तो वी विल बी हैविंग वन वर्ड फ्रॉम ईच ऑफ आवर स्पीकर वंस, और उसके बाद में समअप के लिए हम लोग सुरु सर के पास जाएंगे. विल हैव ओनली वन सेंटेंस फ्रॉम ईच ऑफ अस कि हमें ये पंचकर्म शुरू रखना है, करना है, तो आप क्या कहोगे. एक एक सेंटेंस में मैं फिर से गहुकर सर से शुरू करके मंगेश तक आऊंगा. गहुकर सर, एक सेंटेंस आपकी तरफ से हमारे पंचकर्म ओनर्स जो आज यहाँ पे इतने 200 से ज्यादा लोग हमारी ये बातें सुन रहे हैं.
मेरे दृष्टिकोण से पंचकर्मा हर कोई वैद्य ने शुरू करना चाहिए। उसमें अभी तक करीब 2-2.5 महीने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस पद्धति से हमने एसओपी तैयार कर और उसको इम्प्लीमेंट किया है हॉस्पिटल में, उसी दृष्टिकोण से आप यदि करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे वो क्लिनिक हो, सारे के सारे रूल्स हॉस्पिटल में लगेंगे, सारे के सारे रूल्स क्लिनिक में लगेंगे। तो ये सारा कुछ होना चाहिए और हर व्यक्ति ने पंचकर्मा करना चाहिए, ये मेरा कहना है। और धूपन पॉइंट है, धूपन तो हम रेगुलर करते हैं, सुबह दोपहर शाम 3 बार धूपन करते हैं। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है जो गुजराती ने कहा गया है। हमारे यहाँ भी धूपन बहुत अच्छे से होता है। आवाज सर। थैंक यू उदय, काफी अच्छी तरह से आज का डिस्कशन हो गया है। सबको मैं यही कहूंगा कि जो भी करना है वो शास्त्र पे श्रद्धा रख के करना है और हमारा आयुर्वेद शास्त्र बदनाम ना हो, इस सोच से काम करना है। खुद को भी प्रोटेक्ट करना है, स्टाफ को भी प्रोटेक्ट करना है और हमारे सभी पेशेंट को प्रोटेक्ट। इसलिए ट्रूली और ऑनेस्टली यदि हम प्रिकॉशन लेते हैं, बिना कोई निग्लिजेंस रखे हुए प्रिकॉशन लेते हैं, तो डेफिनेटली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गो अहेड। गुजरात प्रवीण सर। ये सारी बातें सुनने के बाद में यह पक्का है कि हर व्यक्ति ने, जो नए पंचकर्मा तज्ञ है, उसने भी यह पंचकर्मा करना ही चाहिए, बिना डर के करना चाहिए। क्योंकि डर ही यदि आपके मन में पैदा करेगा तो आप खुद भी कुछ नहीं कर पाएंगे और पेशेंट भी आपकी बात नहीं सुनेगा। धन्यवाद। आयुर्वेद माइनस पंचकर्मा इज इक्वल टू बिग जीरो, ऐसा बताया कुछ में। इसलिए पंचकर्मा करना है तो ही आप आयुर्वेद की चिकित्सा से लोगों को अतिशय अच्छा फल दे सकते हैं। मुझे लगता है इसकी तरफ सब लोगों ने ध्यान देना चाहिए। मैं जरा बाहर हूँ इसलिए रोकता हूँ। नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारे पास सुनील मीना सर भी हम लोग 2 बातें करेंगे। उसके पहले डॉक्टर मांगिरीश और डॉक्टर मंगेश। हेलो। Yeah, I am completely in support of restarting and unlocking Panchakarma if at all it was ever unlocked, but with following of all rules and legalities, because Ayurveda should not get a bad name. Dr. Mangesh. Let us start with Panchakarma immediately with all SOPs, standard operating procedures, आणि हे ग्लोबली ऍक्सेप्टेड व्हायला हवं. सगळ्यांचं आपलं एकच असलं पाहिजे, सगळ्यांचं म्हणणं एकच असलं पाहिजे. त्यासाठी सगळ्या सिनियरची मदत घेऊया, बट वी शुड कम अलॉंग विथ आणि हे चालू करू. थँक्यू. डॉक्टर सुनील. यस, आपण सगळ्यांनी पंचकर्म हे नक्कीच केलं पाहिजे. पंचकर्म केल्याशिवाय आपल्याला आपले रिझल्ट्स आणि आपली प्रॅक्टिस या दोन्ही गोष्टी चांगल्या पद्धतीने चालू ठेवता येणार. त्यामुळे ते मस्ट आहे. त्यामुळे जे काही त्याच्यासाठी लागणारे मस्ट आणि जे काही प्रोटोकॉल्स असतील ते प्रॉपरली फॉलोअप करून आपण जर हे केलं तर डेफिनेटली आपल्याला त्याचा चांगला फायदा होईल आणि आपले पेशंट आणि आपण दोघेही चांगले सिक्युअर राहू शकू. डॉक्टर मधुरा इथे. Hello. Actually, working with COVID OPD, I've seen the restlessness of doctors when the patient goes into the cytokine storm. So before going into the difficult situation, if we can intervene, if we can do something for Kshatriya Kal, Kriya Kalam na hape. So I think Raktamokshan is a right decision, and even sometimes woman. So if we can give the stage-wise Panchakarma and set up the protocols with Panchakarma kits, so I think that will be a noble idea. सुरू सर, तुमचे आपल्या सगळ्यांना या ठिकाणी ज्या पद्धतीने तुम्ही अटेंड केलेला आहे, डॉक्टर मधुरांपासून सगळी मंडळी आपल्या इथे इतका वेळ जे शांतपणाने ऐकतायत, तर मला असं वाटतं की तुम्ही याच्यावरती 2 शब्द सांगून आजच्या या प्रोग्रामचा आणि सगळ्या आपल्या वक्त्यांचे मी मनापासून अभिनंदन आणि त्या सगळ्यांचे आभार मानतो. पण सुरू सरांनी आजच्या सत्राचा समारोप करा असं मी त्यांना विनंती करतो.
धन्यवाद. कैन यू हियर मी? यस. यस. पहले सबसे पहले सबको धन्यवाद देता हूँ. बहुत ही बढ़िया चर्चा रही, तद्विद्य संभाषा थी, which includes everything about पंचकर्म. No question of unlocking. It is a need. जो आज का विषय था उसकी नींव रखी थी धनराज गहुकर साहब ने, जो बहुत ही बढ़िया थी. मुझे लगता है कि आज के सब स्पीकर्स ने मिलकर प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव प्रोसीजर्स एंड पोस्ट ऑपरेटिव क्या क्या करना चाहिए, ये तीनों चीजें आपके सामने रखी हुई है. पंचकर्म सेंटर शुरू करते समय उसमें क्या दिक्कत आ सकती है, उसमें क्या सावधानी बरतना चाहिए, ये भी देखा गया. उसके बाद प्रत्यक्ष कर्म जैसे कि धूपन हो, अग्निकर्म हो, चाहे तो जलौकावचरण हो या रक्त मोक्षण किसी भी तरह हो, सभी ने अपने अपने जगह ये सब ऑपरेटिव प्रोसीजर्स चालू पास पैदा कर दिया. रामदास आवाड़ सर ने भी बताया, नरेंद्र गुजराती सर, प्रवीण सर, people you are there. Mangesh, you have a lot in a good sense. What care has to be taken at the back office as well, pre-operative भी और post-operative भी. और सबसे बेहतर मांगेरीश जी ने आपने बताया जो लीगल पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखना चाहिए ही. रोहित साने सर ने जो भी बताया उसने हमें विश्वास मिला और काम करने की जो हमारी आकांक्षाएं हैं उसको एक अच्छी तरह से, मेरी तरफ से ऐसे लगता है कि उन्होंने हमें बताया कि डोंट वरी. एक मराठी गाना याद आ गया, आपको मालूम, मन तुझ शुद्ध तुझ गोष्ट आहे पृथ्वी मोलाची, तू चाल पुढे तुला भेटती कशाची. ऐसे लगता है कि पंचकर्म करने के लिए मन शुद्ध हो, शास्त्र शुद्ध हो तो भीति नहीं रखनी चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया. उदय सर आपका फोन म्यूट है. सगळ्यांचे खूप धन्यवाद. आपल्या सगळ्यांच्यामुळे हा कार्यक्रम खूपच छान झालाय आणि मला असं वाटतं की आपण ज्यांनी हा कार्यक्रम बघितलाय त्या सगळ्यांना आपण सांगू शकतो की येस, वी आर देअर फॉर यू. आणि आपल्या सगळ्या पेशंट्सना आपण पुन्हा पंचकर्म सगळीच्या सगळी जी कोणी करत नाही त्या सगळ्यांनी सुरू करावीत. धन्यवाद.